नमस्कार। मैं अधिवक्ता विशाल जौली, राष्ट्रव्यापी अधिवक्ताओं के समूह भारतीय भाषा अभियान से जुड़ा हुआ हूँ, जो कि संविधान की व्याख्या करते हुए संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत जनता को न्याय जनता की भाषा में मिले, इसके लिए संघर्षरत हैं। पिछले कई वर्षों से भारतीय भाषा अभियान भारत भर के राज्यों में 800 से अधिक गोष्ठियाँ, संगोष्ठियाँ, सम्मेलन, बैठक, चर्चाएं कर चुका है। हजारों कार्यकर्ता इसके साथ जुड़ चुके हैं। मैं आज आपके साथ अपने अनुभव साझे करूंगा कि मेरा भारतीय भाषा अभियान से जुड़ने का कारण, उद्देश्य, हालात किस प्रकार से रहे। मैं आपको परिचय अपना एक करा दूं, जिससे समझने में मुझे आसानी रहे और आपको समझाने में भी आसानी रहे। मैं एलएलएम करने इंग्लैंड जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। तो इंग्लैंड में जब गए तो एलएलएम के दौरान हमें क्राउन कोर्ट्स में भिन्न भिन्न देशों में लेकर जाया गया। वहाँ पर जाने के पश्चात हमें बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, भिन्न भिन्न देशों की क्राउन कोर्ट्स देखने का हमें अवसर मिला। वहाँ पर जाने के बाद हमें कुछ चीज़ें जो भारत में नहीं पता लगी, वो वहाँ जाकर पता लगी। उन देशों में जाकर के कई भ्रम दूर हुए जो दिमाग में थे कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ऐसा मन में एक विचार था, परिवार के मन में भी और हमारे मन में भी, क्योंकि जाने का उद्देश्य अंग्रेजी भाषा में पारंगत होना था कि इंग्लैंड एलएलएम करने जा रहे हैं, पारंगत होंगे, अंग्रेजी भाषा आएगी, विद्वान बनेंगे, समाज में मान सम्मान होगा। परंतु जब वहाँ गए, यूरोप के देशों में जाकर देखा तो कमाल की चीज़ें पता लगी। यूरोप में लगभग 51 देश हैं और उन 51 देशों में से 49 देशों की भाषा इंग्लिश नहीं है। केवल 2 देश, इंग्लैंड और माल्टा, और माल्टा की आबादी केवल 4.25 लाख है। अगर आप चंडीगढ़ से भी तुलना करें तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा देश है। स्विट्ज़रलैंड की सड़कों पर मेन्यू कार्ड्स, साइन बोर्ड्स, रेस्टोरेंट में गए, सभी जगह कहीं पर भी अंग्रेजी भाषा नहीं मिली। स्विट्ज़रलैंड की 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें जर्मन भी है, इटालियन भी है, फ्रेंच भी है और एक रोमांच, SHROMANCH, रोमांच वो उसको बोलते हैं। ये 4 भाषाएं हैं जो वहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं। तो इस प्रकार से कई देशों में हमें इस प्रकार का अनुभव प्राप्त हुआ कि न्याय के लिए एक से अधिक भाषा का अवसर वो लोगों को प्रदान कर रहे हैं। तो विश्व के अन्य देशों में, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो कोई भी देश हो, केवल एक भाषा तक सीमित नहीं है देश। न्याय के मामले में जो भी जनता को वो मैक्सिमम दे सकते हैं वो प्रदान कर रहे हैं। तो भारत में क्यों नहीं? भारत केवल एक भाषा तक ही सीमित क्यों रहे? जब स्विट्ज़रलैंड जैसे देश में न्याय के लिए 4 भाषाओं का प्रयोग हो सकता है, कनाडा में इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच की सुविधा दी जा सकती है, तो भारत में क्यों नहीं? जब हम कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, देश के विदेशों के अलग अलग हमें वहाँ अधिवक्ता मिलते हैं, तो ब्रेक में, लंच ब्रेक में इटली वाला इटली में बात करता था, फ्रेंच वाला फ्रेंच में बात करता था, जर्मन वाला जर्मन में बात करता था, जब भी कोई कॉन्फ्रेंस के बीच में ब्रेक होता था। लेकिन हम दिल्ली चंडीगढ़ के अधिवक्ता आपस में इंग्लिश में बात करते थे। तो वहाँ पर भी कई बार महसूस हुआ कि ये सभी लोग अपनी अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पाते थे। इंग्लिश में तो हम प्रयास करते थे, जो इंग्लिश में बात करते थे उनकी बात हमें समझ में आ जाती थी, परंतु इटालियन हमें नहीं आती थी, फ्रेंच हमें नहीं आती थी। तो वहाँ पर हमें लगता था हमें
भी अपनी भाषा में बात करना चाहिए, लेकिन हम आपस में स्टेटस सिंबल के चक्कर में दिखाने के लिए इंग्लिश में बात करते थे, जिसका प्रभाव उन अधिवक्ताओं पे उस हिसाब से नहीं पड़ता था। उनको लगता था कि इनके पास अपनी मातृभाषा का अभाव है या इनमें हीन भावना है। तो इस प्रकार के अनुभव विदेशों से प्राप्त करने के पश्चात मुझे लगा कि विश्व का हर देश अपनी मातृभाषा के प्रति सजग है, सचेत है, आदर का भाव रखता है। फिर वहाँ कुछ चीज़ों का और ज्ञान प्राप्त हुआ। विश्व के जितने संपन्न समृद्ध देश हैं प्रति व्यक्ति आय के मामले में, अगर हम टॉप के 10 देशों की बात करें तो लग्जमबर्ग है, स्वीडन है, डेनमार्क है, जर्मनी है, नॉर्वे है, ऑस्ट्रिया है। इनमें से किसी भी देश की भाषा इंग्लिश नहीं है इत्तेफाक से। इन सब देशों की भाषा वही है जो वहाँ की जनता बोलती है, उसी में वो न्याय प्राप्त करते हैं। और उनका न्याय में कोई कमी मुझे वहाँ पर नहीं दिखी, समृद्धि में कोई कमी नहीं दिखी। एक के साथ वो अनेक भाषाओं में न्याय उपलब्ध करा रहे हैं। तो हमारे देश में क्या ऐसा संभव नहीं है कि एक भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में भी हम न्याय उपलब्ध करा सकें? यूके में भी मैं अगर बात करूं, कंस्ट्रक्शन लेबर का टेस्ट होता था, मजदूरी का जिसे हम कहते हैं यहाँ पे मजदूर, वहाँ पे एक पास बनता था यूके में कंस्ट्रक्शन लेबर के लिए। उस दौर में भी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और पंजाबी में वो टेस्ट आप दे सकते थे। इंग्लैंड में आप कमाल की बात देखें, वहाँ पे कितनी छूट थी। विश्व के हर देश में एक भाषा के अतिरिक्त आपको अपनी बात कहने का न्यायालय में, न्यायालय के बाहर भी अधिकार है। तो भारत में ऐसी क्या समस्या है कि हमें केवल अंग्रेजी पर निर्भर होना पड़ रहा है? हम क्यों नहीं कर सकते अपनी अपनी भाषाओं में न्याय प्रक्रिया? क्या कठिनाई है इसके अंदर? क्यों नहीं हो सकता ये? तो जब विश्व के इतने महत्वपूर्ण देश, महत्वपूर्ण व्यक्ति अपनी बातचीत, अपना सारा काम, अपनी सारी रिसर्च उसमें कर रहे हैं, तो क्या समस्या है? अगर केवल अंग्रेजी ही ज्ञान का माध्यम होता तो आज इंग्लैंड की गाड़ियां विश्व में दौड़ रही होती। लेकिन विश्व में, दुनिया भर में सबसे मशहूर कारें कहाँ की हैं? टोयोटा जापान, जर्मनी, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, ये देश आगे हैं जिनकी अपनी भाषा में ज्ञान दे रहे हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, सारा का सारा ज्ञान इन देशों में अपनी भाषा में है, न्याय भी अपनी भाषा में। हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? लोग भी चाहते हैं। मेरी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के सॉलिसिटर से भी बात, चंडीगढ़, अलग अलग पार्टियों से हैं, अलग अलग विचारधारा से हैं, परंतु जब एक विषय आता है मातृभाषा का तो वो सभी एक मत से सहमत हैं। मेरी कई मित्रों से यहाँ बात होती है, मेरे साथ इंग्लैंड में भी थे, इंटरनेशनल कोर्ट को भी वो रिप्रेजेंट करते हैं। भारत में आज भी कई सॉलिसिटर हैं अपने जिनसे संपर्क है। वो जब इंग्लैंड में मेरे साथ थे तब वो जब अपने देश, अपनी माता से, अपने पिता से बात करते थे तो अपनी डायलेक्ट भाषा में बात करते थे। और आज भी उनका मानना यही है कि इंग्लिश बोलना तो केवल हमारी मजबूरी है। यदि हमें ऑप्शन मिले, यदि हमारे पास दूसरा ऑप्शन हो तो हमें कोई समस्या नहीं है उस भाषा में बात करने में, चाहे वो हिंदी हो। ज़्यादा बड़ी वोकैबुलरी, ज़्यादा बड़ा शब्द होता है शब्दों का, अगर हम अपनी भाषा में बात कर सकें। क्लाइंट हमें जिस भाषा में समझाता है हमारे लिए सरल हो जाता है उसी को एज इट इज़ आगे प्रेजेंट करना। तो उनका भी यहाँ पर यही मत है। भारतीय भाषा अभियान के माध्यम से हम बड़े बड़े अधिवक्ताओं से मिले। हस्ताक्षर अभियान के माध्यम में भी हम सीनियर एडवोकेट, जो बड़े बड़े भारत के नाम हैं, उन सब से मिले। उनका सबका जो सुझाव था सकारात्मक था, उनके जो विचार थे वो भाषा के प्रति सकारात्मक थे। सभी लोग इस विषय पर सहमत हैं
कि हाँ, अपनी भाषा में भी न्याय मिलना चाहिए, कम से कम ऑप्शन होना आवश्यक है। इंग्लिश के साथ साथ कोई अंग्रेजी भाषा का विरोध नहीं है, किसी भी भाषा का विरोध नहीं है, सबका सम्मान है। आप 2 भाषाएं सीखें, आप 4 भाषाएं सीखें, भाषाएं आनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। परंतु बाध्यता नहीं होनी चाहिए, कंपल्शन नहीं होनी चाहिए मेरे ऊपर कि मुझे एक पर्टिकुलर भाषा में ही बोलना है, तब समस्या हो जाएगी। हमारी बोलचाल में शब्द आ सकते हैं, पंजाबी के शब्द भी आ सकते हैं, इंग्लिश के भी आ सकते हैं, फ्रेंच के भी आ सकते हैं। जो शब्द उपलब्ध नहीं हैं उनको ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है। यदि शब्द उपलब्ध है तो क्या, नहीं है तो भी क्या बुराई है स्वीकार करने में। तो मुझे लगता है यहाँ पे अपनी मातृभाषा का सम्मान बड़ा आवश्यक है। देश का हर नागरिक ये कर रहा है, विश्व का हर नागरिक अपने अपनी मातृभाषा के प्रति सजग है, सचेत है। हम सब इसके लिए लगे हुए हैं। हजारों कार्यकर्ता दिन रात अपना वक्त भी, अपना पैसा भी इसमें लगा रहे हैं। सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं, राज्यों से भी आ रहे हैं, केंद्र सरकार से भी सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है कि जब ऐसा होना प्रारंभ लगभग हो जाएगा पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि एक भाषा चाहिए जो इनको एक कड़ी में पिरो सके। इंग्लिश के साथ साथ अन्य भाषाओं को भी प्रोत्साहन मिले, और भारत तो भाग्यशाली है कि यहाँ पर इतनी सारी भाषाएं हैं, सुविधा है। विश्व में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या इतनी नहीं है जितनी हिंदी बोलने वालों की संख्या है। अकेले भारत के ही यदि आंकड़ों पे बात करें तो लगभग 98 करोड़ भारतीय हिंदी बोलते और समझते हैं। ये मैं सारा दिन इन्हीं आंकड़ों पे, हम लोग भारतीय भाषा अभियान के जो कार्यकर्ता हैं वो काम करते रहते हैं। विश्व के स्तर पर भी, राज्य के स्तर पर भी, मोहल्ले के स्तर पर भी, हर प्रकार के रिसर्च वर्क में भारतीय भाषा अभियान के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हर प्रकार से जन जागरण का काम भारतीय भाषा अभियान कर रहा है, जन जन मानस तक पहुंच रहा है। हर प्रकार से मातृभाषा के प्रति ये भाव बढ़ता ही जा रहा है। तो मेरा आज का जो विषय था वो स्वाभिमान और पहचान और संविधान, इन तीनों को मैंने अपने उसमें समावेश कर लिया। क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो जब हम वकालत करते हैं तो संविधान एक विषय के तौर पर सबके पास आता है, मेरे पास भी था, आप लोगों के पास भी आया है। परंतु संविधान मेरा प्रिय विषयों में से नहीं था। मेरे जो प्रिय विषय थे उनमें एविडेंस एक्ट था, आईपीसी था। परंतु भारतीय भाषा अभियान से जुड़ने के पश्चात, इस बुद्धिजीवी अधिवक्ताओं के समूह से जुड़ने के पश्चात, भारतीय भाषा अभियान ने बताया कि संविधान में क्या है। मुझे अब संविधान से ज़्यादा रोचक कोई विषय ही नहीं लगता। इसमें इतना कुछ समाहित है, ये बड़े कमाल की पुस्तक है। इसको पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, हर चीज़ अपने आप में समाई हुई है। संविधान निर्माताओं को पता था कि इसमें जटिलताएं भी आएंगी, कुटिलताएं भी आएंगी, इसलिए संविधान में हर चीज़ की समस्या का समाधान भी है। जो भारतीय भाषा अभियान के विद्वान उसकी व्याख्या निरंतर करते रहते हैं, प्रतिदिन संविधान की व्याख्याएं बहुत बारीकी से की जाती हैं ताकि उन कुटिलताओं को, जटिलताओं को दूर करा जा सके और संविधान की जो मूल भावना है उस तक पहुंचा जा सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे अलविदा लूँगा, आज्ञा लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।